नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉप का टॉपिक है पीएचडी इन 3 इयर्स। आपको ये बात सुनकर बहुत अटपटा सा लग रहा है कि पीएचडी वो भी 3 साल में, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, जब उनके हम पीएचडी के बारे में पूछते हैं कि पीएचडी कितने साल में कंप्लीट होती है, तो सभी लोगों का क्या कहना होता है, पीएचडी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको 6 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है, ड्यूरेशन कोई फ़िक्स नहीं होता है। ये सब बातें सुनकर हमारे मन में एक बात आती है कि एक ऐसा कोर्स जो 6 साल 7 साल चल सकता है, अरे इतने में तो हमारा बीएससी एमएससी हाई स्कूल इंटर सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। 7 साल तक एक हम डिग्री का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम आगे जॉब और दूसरी चीज़ें सोच पाएंगे। तो इतना लंबा ड्यूरेशन सोच के ही हमारे मन में एक घबराहट सी हो जाती है कि 7 साल लगने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएचडी आप 3 से 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं बोल रहा हूँ, शायद डॉक्टर नवनीत कुमार यादव ये झूठ बात बोल रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये बात एकदम सही है। मैंने अपनी पीएचडी 3.5 ईयर्स में कंप्लीट की है, वो भी CDRI JNU पीएचडी प्रोग्राम के अंडर मेरी पीएचडी हुई है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेरी जो पीएचडी प्रोग्राम था वो ऐसा था कि जिसमें हमने कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए कि जो पूरे एथिकल प्रोसीजर थे उनको पूरा नहीं किया और समय से पहले पीएचडी पूरी कर ली। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब उनकी आप गाइडलाइन देखेंगे कि पीएचडी का मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, तो 3.5 ईयर्स के आसपास लगभग मिनिमम ड्यूरेशन अधिकतर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में आपको दिखाई पड़ता है कि आप 3.5 ईयर्स के बाद पीएचडी को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि बच्चा पीएचडी के जो मिनिमम ड्यूरेशंस में अपने सारे जो रिक्वायरमेंट हैं पीएचडी सबमिट करने के लिए उनको पूरा कर पाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 3.5 ईयर्स में पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन 3.5 ईयर्स में वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो अगर मिनिमम ड्यूरेशन का पीएचडी के लिए एक मिनिमम ड्यूरेशन का एक चलते हैं क्राइटेरिया सेट किया गया है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम उस क्राइटेरिया में वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ने बस यूं ही सोचकर ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है, या फिर ये हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम उस मिनिमम ड्यूरेशन उन क्राइटेरियाज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन क्राइटेरियाज़ को मिनिमम ड्यूरेशन में अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे सारे जो साथी हैं, नए यंग स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तब हम वो मेहनत शुरू करेंगे। सारी गलती तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपने मन में सोचा, आपने एमएससी में एडमिशन लिया और आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे रिसर्च में जाना है, तो ये तैयारी तभी से शुरू हो जाती है। अगर आपने वो तैयारी एमएससी के दौरान धीमे धीमे करी, तभी आप मिनिमम ड्यूरेशन में पीएचडी पूरी कर पाएंगे। मैंने भी एमएससी में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, क्योंकि मुझे उस चीज़ को समझ में आ गया था। जो मेरे सीनियर्स थे उनने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जान पाया था। तो मैं अपनी इस यात्रा में जो भी अनुभव प्राप्त किया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर मैंने 3.5 ईयर्स में पीएचडी कंप्लीट करी है, JNU से मुझे पीएचडी अवार्ड हुई है, तो ये आप भी कर सकते हैं। आप मुझसे कम समय में कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज के समय में बच्चों को आसानी से अवेलेबल हैं। पहले हम लोग को कुछ चीज़ें सीखने के लिए एक्सपर्ट लोगों को ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट हो जाने से आपके पास वो एक्सपर्ट नॉलेज ईज़िली अवेलेबल है। तो हम अपनी इस बात का, इस टॉक को क्या बोलते हैं, कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट ये है कि हमको एमएससी के दौरान क्या करना चाहिए, एमएससी के बाद हमको एडमिशन कैसे लेना चाहिए, पार्ट 2। पार्ट 3 जो है वो कई भागों में डिवाइड होगा, वो फिर पीएचडी में हमको क्या क्या करना है। तो पीएचडी में क्या क्या करना है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आज के पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको एमएससी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत इस जर्नी की यहीं होती है। तो इस टॉप के हम कई सारे सब डिवीज़न बनाएंगे, हम आपको पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे। और अगर आप उस जर्नी को फॉलो करते हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है मुझे कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में पीएचडी पूरी कर सकते हैं और आपकी पीएचडी वर्ल्ड क्लास पीएचडी कही जाएगी। जो पीएचडी के को स्क्रीन करने के मानक होते हैं कि आपने पीएचडी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये नहीं कि आप एक मिनिमम परफॉर्मेंस के साथ मिनिमम ड्यूरेशन में करें, आप हाई परफॉर्मेंस के साथ मिनिमम ड्यूरेशन में पीएचडी पूरा करेंगे। आप जानते होंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट डॉक फेलोशिप देती है तो उसमें मिनिमम एज उन्हें 27 ईयर्स रखा हुआ है। तो मैंने भी एडमिशन के समय ये गोल सेट कर लिया था कि मुझे 27 साल तक होते होते पीएचडी पूरी कर लेनी है। मेरे एडमिशन और 27 साल होने के बीच में लगभग 3.5 साल का समय था। तो जब मैंने गोल सेट कर लिया था तो मैं 3.5 साल में इसको कंप्लीट कर पाया। उसके बाद जब मैंने पोस्ट डॉक में अप्लाई किया तो बहुत कम एज होने, अच्छी रिसर्च पेपर होने की वजह से, अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी होने की वजह से मुझे पोस्ट डॉक तुरंत अवार्ड हो गया था। SCRB का पोस्ट डॉक मुझे तुरंत अवार्ड हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। लेकिन मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जो 1 से 2 बार अप्लाई कर चुके थे, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। उनने फिर से अपनी क्वालिफ़िकेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे, फिर से अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि बहुत सारे चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं ये मायने रखते हैं। आपने पीएचडी को कैसे किया है, क्या किया, तो उसमें एक ये भी रहता है कि आपने ड्यूरेशन कितना लंबा लिया। तो चलिए इस टॉक को हम आगे स्टार्ट करते हैं। एमएससी के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक बच्चा पीएचडी करने का मन में विश्वास लेकर एमएससी में एडमिशन लेता है। आप जब एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो पहला तो एक प्राइम फोकस आपके सामने ये हो जाता है कि हमको नेट जेआरएफ निकालना है, हमको जेआरएफ शिप चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जेआरएफ शिप के बिना इंडिया में पीएचडी एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैं जो बिना जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन लेती हैं। बिना जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन लेने पर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होती हैं उनको अपने रिसोर्सेज से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये इंस्टीट्यूट पर एक भारी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, इस वजह से वो इसको अवॉइड करती हैं। प्लस जेआरएफ सिर्फ एक फेयर कंपटीशन है, अगर आप उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब जेआरएफ स्टूडेंट से आप कम नॉलेजेबल हैं। थर्ड पार्ट ये रहता है कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या यूनिवर्सिटी से जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है वो जेआरएफ से काफ़ी कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आप आगे पीएचडी कंटिन्यू कर पाएँ, इसके में भी दिक्कत आ सकती है। जेआरएफ में एक अच्छा अमाउंट मिलता है, वो एक सरकारी 2nd क्लास 3rd क्लास के जो एम्प्लॉय होते हैं उसके बराबर का होता है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप पीएचडी करेंगे तो बहुत सारे आपके परिवार के या दोस्त यार ये कहेंगे कि यार तुम अभी पढ़ाई ही कर रहे हो, कब तक पढ़ाई करोगे। लेकिन जब आप अपनी फेलोशिप बताओगे तो हो सकता है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो फेलोशिप उसके बराबर हो या ज़्यादा हो, तब उनको लगेगा नहीं ये तो अच्छा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट सैलरी के बराबर आपको फेलोशिप मिल रही है जिसमें टैक्स भी नहीं कटता है। तो इस वजह से जेआरएफ सिर्फ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने पीएचडी के बारे में सोचा है तो एमएससी की शुरुआत से ही अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अपेयरिंग में ही जेआरएफ निकाल सकें, क्योंकि अगर आप जेआरएफ नहीं निकाल पाएंगे तो आपका पीएचडी के आगे का सफ़र बहुत ही मुश्किल है या असंभव है। तो जेआरएफ निकालने के लिए आपको अपने एमएससी के कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो तो आप करेंगे ही करेंगे। अब कहेंगे इसमें फिर कौन सी नई चीज़ सर आप बता रहे हैं कि एमएससी की कोर्स को तो हमको बहुत अच्छे से करना ही करना है, तब जेआरएफ निकलेगा तब हम पीएचडी में जाएंगे। हाँ, तो आपको एमएससी के कोर्स को बहुत अच्छे से तो तैयार करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल स्किल भी सीखने हैं। तो एमएससी को आप प्री पीएचडी भी बोल सकते हैं। पीएचडी में हमको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, उसकी एक तैयारी है एमएससी। तो एक चीज़ तो आप कॉमनली ये जानते ही हैं कि हमको लैब स्किल सीखना चाहिए। जितना अच्छा हम लैब स्किल सीख सकेंगे अपने एमएससी के दौरान, हम पीएचडी में उतने ही अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, हम स्टेट यूनिवर्सिटी तक की बात करते हैं कि वहाँ पे लैब फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर फैसिलिटी है भी
तो इक्विपमेंट को रन करने के लिए जो रनिंग कॉस्ट आती है, केमिकल कॉस्ट आती है, उसकी हमेशा कमी बनी रहती है। अब जब एमएससी स्टूडेंट इतने ढेर सारे होते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर हम एमएससी स्टूडेंट को सिखाने में रिसोर्स को बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे जो रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक वर्किंग प्रॉब्लम तो है ही है। और आप सभी जानते हैं कि स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे रिसर्च लैब्स में ये प्रॉब्लम एक कॉमन है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे रह रहे हैं तो अधिकतर हमारी एमएससी किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ बनी ही रहेगी। इस प्रॉब्लम से थोड़ा ओवरकम करने का तरीका ये होता है कि जो भी वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं वहाँ पे, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करिए, उनसे बात करिए कि सर आपका क्या रिसर्च चल रहा है, उस रिसर्च में कौन कौन से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट हैं आपके उस समय के जो सेमेस्टर से क्या बोलते हैं मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको वो एक्सपेरिमेंट तो एमएससी में कहीं कभी ना कभी परफॉर्म करने ही करने हैं। और आप कोई एक स्किल सीखते हैं तो वो बेकार नहीं जाने वाला है। तो आप उनसे बात करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जब भी उनके अपने रिसर्च के दौरान कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होना हो, तो अगर आपके जो टीचर्स हैं, जो लैब के इंचार्ज हैं, वो अलाउ करें तो आप उनके साथ वो रिसर्च जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आप उनके साथ बने रहिए, देखिए कि वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इन हैंड एक्सपीरियंस एकदम से ना मिल पाए, लेकिन आप उनके साथ बने होने पे आप क्या एक प्रैक्टिकलिटी देख पाते हैं विजुअली। आपको पता होता है कि उस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। जो स्कॉलर या प्रोजेक्ट असिस्टेंट उसको परफॉर्म कर रहा है वो आपको ये सब भी चीज़ें बताता रहता है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट में, ताकि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स सही आएँ। तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होगी आपके सीखने में। आप उनकी ह्यूमन रिसोर्स की तरह मदद करेंगे और उन लैब एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप क्या बोलते हैं लैब एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सीख सकें। इसके अलावा अगर आपके इंस्टीट्यूट में फ़ंड अवेलेबल है, आपके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जिनके अंडर में ये लैब है, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके उनसे परमिशन लेके एक्सपेरिमेंट खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके रिज़ल्ट्स को अपने मेंटर्स को दिखा सकते हैं कि रिज़ल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक जो एमएससी के सेट स्टैंडर्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आप वो परफॉर्म करिए, तो उससे भी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करिए। उसके अलावा अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक्सटर्नल प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने कहीं कहीं पे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट का आप चुनाव करें जहाँ पर ये फैसिलिटी बहुत अच्छी हो। अब एक बात और आती है ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट का चुनाव। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट का चुनाव कर रहे हो तो एक चीज़ ये देखिए कि रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करिए कि आप एमएससी के बाद किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। प्लांट साइंस में करना चाहते हैं, एनिमल साइंस में करना चाहते हैं। एनिमल साइंस में भी एक वास्ट फील्ड है। ड्रग रिसर्च में करना चाहते हैं, इकोलॉजी में करना चाहते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में करना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, इम्यूनोलॉजी में करना चाहते हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं। एक वास्ट फील्ड है। तो एक इंटरेस्ट डेवलपमेंट ज़रूरी है एमएससी के दौरान। तो इससे एक ये फ़ायदा होगा आपको कि जब ये इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप अपने ट्रेनिंग के लिए उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्रग रिसर्च में काम करना चाहते हैं या इम्यूनोलॉजी में काम करना चाहते हैं, तो CSIR एंड DBT की बहुत सारी लैब हैं जो कोर इसी पे वर्क करती हैं। जैसे ड्रग रिसर्च की बात करें तो लखनऊ में सिचुएटेड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग रिसर्च पे ही काम होता है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है दिल्ली में, आप वहाँ पे इम्यूनोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे
जा सकते हैं। इसके अलावा प्लांट साइंस में काम करना चाहते हैं तो प्लांट साइंस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। यूपी में आप रहते हैं तो NBRI है, CMAP है। अब CMAP क्या है? अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, अगर आपका अल्टरनेटिव मेडिसिन पे बहुत सारा इंटरेस्ट है कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन ऐसी बनाना चाहते हैं जो अल्टरनेट मेडिसिन होती हैं, तो CMAP का आप चुनाव कर सकते हैं। प्लांट के अदर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो NBRI लखनऊ का चुनाव कर सकते हैं। या फिर आप टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग टेस्टिंग, इस तरह के सब्जेक्ट का आप में इंटरेस्ट है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी लखनऊ का चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आप DBT की साइट देखिए, CSIR की साइट देखिए, ICMR की साइट देखिए। तो ICMR की साइट पे सब ड्रग रिसर्च बेस या फिर डिजीज़ रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हैं। तो जब आप इन इंस्टीट्यूट में आपका जो भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो उसके अनुसार आप क्या करिए, अपने इंस्टीट्यूट का चुनाव करिए। हो वहाँ पर आपको सिलेक्शन ना मिल रहा हो तो एक और तरीका है, बहुत सारी लैब होती हैं, वहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करिए, वो किस थीम पे काम कर रहे हैं, उनको मेल करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट की जो थीम हो सारे साइंटिस्ट उसी कोर थीम पे काम कर रहे होंगे। वो अपना कोर थीम पे भी काम करते हैं, कुछ अल्टरनेटिव थीम्स भी काम करते हैं। तो हो सकता है कि जो उनकी अल्टरनेटिव थीम हो वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर जाए, वो आपको ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा कि एक आपको अच्छी हैंड ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। अब दोनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है पहले तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल विद इन MSc इंस्टीट्यूट डेवलप करने की कोशिश करिए। आप स्किल्ड पर्सन होंगे ज़्यादा तो क्या होगा कि आपका जो ट्रेनिंग गाइड होगा वो आपको ईज़िली सेलेक्ट कर सकता है, और जब आपको अच्छा ट्रेनिंग गाइड मिल जाएगा तो वो आपको PhD में बहुत काम आने वाला है। ठीक, तो आप ट्रेनिंग को बहुत सीरियस लीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो ट्रेनिंग का वो MSc का पार्ट समझते हैं कि मैं जाऊंगा 2 महीने 3 महीने एक लैब में बिताऊंगा, वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो मैं आके अपने MSc के इंस्टीट्यूट में जमा कर दूंगा, मेरा मिनिमम ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाएगा। तो वो जो मिनिमम प्रोसीजर होता है वो पूरी PhD के दौरान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपने उन 3 महीनों में स्किल सीखे हैं। अब आप ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग में आपने लैब स्किल सीखे। अब इसके बाद हम अगली बात पे आते हैं, राइटिंग स्किल। हमने ये देखा है कि हमारे बहुत सारे जो कॉलेजेस में, स्पेशली कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं बहुत सारे जर्नल्स में रिव्यूअर भी हूँ। अन्वेषिका पब्लिशिंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स नाम से मेरा पब्लिशिंग हाउस भी चलता है जिसमें कई रिप्यूटेड जर्नल्स पब्लिश होती हैं। तो हम लगातार देखते हैं कि लोगों ने MSc पूरा कर लिया, PhD पूरा कर लिया, लेकिन उनका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होता है। मैं इस ब्लॉग में ये बात बोल रहा हूँ, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारी नेबरन कंट्री हैं, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, जो यहाँ से नेपाल हुआ, आप देखिए जब यहाँ से जो रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए आते हैं उनकी राइटिंग क्वालिटी हमारे कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनसे बेटर होती है। ऐसा क्यों है? हमको तो यही लगता है कि MSc के दौरान, PhD के दौरान जो राइटिंग स्किल डेवलप होने चाहिए वो होते ही नहीं हैं। हमेशा जो उनके मेंटर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वही उनके लिखे हुए कंटेंट को चेक करते हैं, सही करते हैं। राइटिंग स्किल लोग डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जॉब में भी आ जाते हैं और राइटिंग स्किल उनके नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे पब्लिकेशन में, आगे जो मेंटरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना ही करना है। राइटिंग स्किल में भी 2 पार्ट आते हैं। आप MSc स्टूडेंट हैं, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, बुक्स लिखनी है, रिव्यू लिखना है। तो एक तो चीज़ ये है कि कंटेंट, साइंटिफिक क्वालिटी। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें पूरा लैंग्वेज बेस होता है। आप लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे
मेरे कलीग से जब उनके पेपर भेजे जाते थे तो क्या उनका साइंटिफिक कंटेंट है उस पर तो बात ही नहीं होती थी, रिवर पुअर इंग्लिश लिख के उसको वापस कर देता था। अब सोचिए कि जो साइंटिस्ट बन चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, उनके आर्टिकल्स पे ये सब कमेंट आ रहे हैं। कारण यही है कि राइटिंग स्किल डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये आपको 3.5 साल में पीएचडी पूरी करनी है तो आपको थीसिस लिखनी होगी, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे। जब आप पूरा अपना रिसर्च करके बैठेंगे, थीसिस लिखने पे आएंगे, रिसर्च पेपर लिखने पे आएंगे, तब आप राइटिंग स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, तब तो पीएचडी आपकी 7 साल की होनी ही होनी है। तो आपको एमएससी से ही राइटिंग स्किल सीखने हैं। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। लेकिन ब्रॉडली हम 2 चीज़ें बोल सकते हैं, साइंटिफिक कंटेंट आप जितना साइंस को जानेंगे, जितना साइंस को पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। दूसरा है लैंग्वेज स्किल के लिए आपको इंग्लिश में अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी पहले से तो अच्छी है, नहीं है तो बढ़ानी पड़ेगी। साइंटिफिक लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, उनके वे ऑफ राइटिंग क्या है उसको समझना पड़ेगा। स्पेशली साइंस राइटिंग में किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसको जानना पड़ेगा। और नोवेल राइटिंग सीखनी पड़ेगी। अब नोवेल राइटिंग का मतलब क्या है कि अभी तक हम एमएससी में क्या करते हैं, किताब की चीज़ों को रटते हैं, एग्ज़ाम में उसी को लिख देते हैं लैंग्वेज, हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब आप साइंटिफिक राइटिंग में आते हैं तो आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप किसी की दूसरे की लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, आपको अपनी लैंग्वेज बनानी होती है। तो इस चीज़ को सीखने में एक लंबा समय लगता है। जब आप एमएससी से ही इस चीज़ को शुरू करेंगे सीखना, तभी आप पीएचडी में इसमें परफेक्शन हासिल कर पाएंगे। अब एमएससी में कैसे सीखना है, छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक हैं, उसको जो आप ऐसे मान लीजिए इंटरेस्ट है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ड्रग डिस्कवरी में इंटरेस्ट था, उसमें भी आपको लगा कि नहीं मुझे कैंसर पे वर्क करना है या नहीं मुझे डायबिटीज़ पे वर्क करना है। तो आपको कैंसर पे वर्क करना है तो ठीक है, आपने कैंसर टॉपिक उठाया, उस पर बात करना शुरू करी, सोचना शुरू किया कि कैंसर की आज के समय में जो रिसर्च चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, या फिर हिस्ट्री कैंसर की क्या है, कहाँ से कैंसर की हिस्ट्री ऑफ कैंसर। आपने एक छोटा सा टॉपिक उठा लिया और सोचा कि मुझे इस पर 2 पेज लिखने हैं, हिस्ट्री ऑफ कैंसर। तो अब इसमें आप अब यही ना बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ कैंसर की, लिटरेचर में कब से कैंसर रिपोर्टेड हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन ने कैंसर को कब से रिपोर्ट किया है। तो इसको क्या है कि 1 पेज 2 पेज का लिखिए, रेफरेंस ऐड करिए। टर्निटिन सॉफ्टवेयर होता है जो वाइडली यूज़ हो रहा है, उसमें अपने कंटेंट को अपलोड करिए, फिर देखिए कि उसमें सिमिलरिटी कितना आ रहा है। तो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स जो है हर हालत में 10% से कम होना चाहिए। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 10% से ऊपर सिमिलरिटी इंडेक्स है तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो 10% से कम होना ही होना चाहिए। तो वो आपको एक रिपोर्ट लगा के निकाल के देगा सॉफ्टवेयर कि कहाँ कहाँ पे आपने कंटेंट उठाया हुआ है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप राइटिंग स्किल को कैसे अपना इम्प्रूव करें, कैसे इसको सीखना शुरू करें। थर्ड पार्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, सॉफ्टवेयर स्किल। हमारे बच्चे मोबाइल चलाने में तो खूब एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एकेडमिक सॉफ्टवेयर हैं जिसमें उनकी प्रोफिशिएंसी बहुत ही ख़राब होती है। तो सॉफ्टवेयर स्किल बहुत ही ज़रूरी है एमएससी में, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर स्किल में बेसिक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसमें जैसे एमएस वर्ड का पैकेज है, आपको अपनी थीसिस लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको एमएस वर्ड का बहुत ही यूज़ करना पड़ेगा। एमएस पावर पॉइंट है, थीसिस आप उसमें लिखेंगे। आपको कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है, आपको कहीं पोस्टर प्रेजेंट करना है, तो आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डाटा को कंपाइल करना है, एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो थीसिस हो, आपकी जो रिपोर्ट हो बहुत अच्छी बने, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइंटिफिक ग्राफ्स हुए, उनको क्या बोलते हैं प्रोसेस करना पड़ेगा, फिगर्स बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे। आप एडोब और कोरल सॉफ्टवेयर हैं, इसमें आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपका जो
प्रेजेंटेशन होगा रिसर्च वर्क का, चाहे वो आपकी एमएससी की रिपोर्ट हो, पीएचडी का रिसर्च पेपर हो, पीएचडी की थीसिस हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। विजुअल क्वालिटी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी विजुअल क्वालिटी किसी कंटेंट की बहुत अच्छी है तो देखते ही वो रिव्यूअर और आपके मेंटर को इम्प्रेस कर लेती है। और आपकी अगर जो रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च पेपर्स हैं, अगर उनकी विजुअल क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो पहले ही लगता है कि अरे इसमें तो मेहनत ही नहीं करी गई, इसमें परफेक्शन डाला ही नहीं गया। तो विजुअल क्वालिटी बहुत मायने रखती है। तो आप एडोब और कोरल जो सॉफ्टवेयर हैं इनको अगर अच्छे से जानते हैं तो आप अपने कंटेंट की विजुअल क्वालिटी, फॉर्मेटिंग क्वालिटी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आपको एमएससी के दौरान सीख लेना चाहिए। रेफरेंसिंग कैसे होती है रिसर्च में, रेफरेंस मैनेजिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, आप उनको सीख लीजिए। स्टैटिकल एनालिसिस के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको सीख सकते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस आप एक्सेल से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफप्रेड, प्रिज्म इस तरह के कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी हैं। तो आपको अगर इन सॉफ्टवेयर पे एक्सेस अवेलेबल हो जाए, आपके जो रिसर्च में सीनियर्स हैं या फिर आपके मेंटर्स हैं उनसे बात करिए। तो इस तरह के जो पेड सॉफ्टवेयर्स में उनमें स्किल हासिल करिए। और आप बायो साइंस में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपका उनमें कुछ ना कुछ स्किल होना ही चाहिए। आप बायो साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है, एमएससी में ज़रूर आपको पढ़ाया जा रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में है। तो ये नहीं कि आप बुक से सिर्फ उनकी थोड़ी नॉलेज हासिल कर लें और सेमेस्टर को पास करके आगे बढ़ जाएं। बायो साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठाल के रखनी है कि कंप्यूटेशनल आस्पेक्ट जो होते हैं वो रिसर्च के सिर्फ एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ही नहीं होते हैं। कंप्यूटेशनल आस्पेक्ट आपको डाटा प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करते हैं। आगे की मैं वीडियोज़ में बताऊंगा कि मुझे इसमें कैसे हेल्प मिली। जब मैं एमएससी में था तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो एक वायरस का कोड प्रोटीन था, उसका 3 डायमेंशनल मॉडलिंग पे था वर्क किया, और हमने इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके 3 डायमेंशनल मॉडलिंग करी थी। तो वो जो रिसर्च वर्क था उस समय नास इम्पैक्ट की एक जर्नल में पब्लिश हुआ था। जब मैं एमएससी के 4th सेमेस्टर में था, ये पब्लिकेशन तभी मुझे मिल गया था, तब जर्नल का प्रोसीडिंग आ गया था उस मंथ का वॉल्यूम, और उसमें वो रिसर्च पब्लिश था जिसकी रेटिंग 4 से ऊपर थी। और उस समय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नोट्स में या तो आपके पास पीएचडी हो या फिर आपके पास 4 नास रेटिंग से ऊपर का एक रिसर्च पेपर हो। तो सोचिए कि वो रिसर्च पेपर एक पीएचडी के इक्विवेलेंट था, पीएचडी के बराबर था। या तो आपके पास पीएचडी हो या 4 नास रेटिंग का रिसर्च पेपर हो। नेट तो कंपलसरी था ही, है ना। नेट के बाद इस तरह के जो गाइडलाइंस थी, तो अगर आपने एमएससी में इस तरह की चीज़ें हासिल कर ली तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो जाता है। आप आगे जाते हैं, अपनी चीज़ों को बता पाते हैं। तो मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ट्रेनिंग करी, मेरा रिसर्च वर्क बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नहीं था, लेकिन वो जो मैंने स्किल हासिल करी वो स्किल मेरे पूरे पीएचडी के जर्नी में बहुत हेल्पफुल रही। तो उस समय जो मैंने जो सॉफ्टवेयर सीखे उससे मुझे ये हेल्प मिलती थी कि मैं डाटा प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से कर पाता था। मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो इसी पे सिचुएटेड हैं। मैं अपने रिसर्च प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे मेरे रिसर्च पेपर देख सकते हैं। तो जो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, आपको इनको ज़रूर सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज के समय में रिसर्च काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आप जो चीज़ हो चुकी है उसको सीखने में समय क्यों व्यर्थ करेंगे। पता चला कि आपने लंबा समय व्यर्थ किया किसी चीज़ को जानने में, समझने में, पता चला अरे ये तो इस तरह का रिसर्च पहले ही से प्रोड्यूस है, या फिर इस चीज़ ये जो रिजल्ट्स है वो हम पहले ही से प्रेडिक्ट कर सकते थे। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन रिसर्च को पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं बायो साइंस में बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन एक हमारी मिसकंसेप्शन है रिसर्च कम्युनिटी में कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग फील्ड है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक मेरे ख्याल से कोई अलग फील्ड नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल का एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी है। तो आप किसी भी ड्रग रिसर्च में वर्क कर रहे हो, बायो
टेक्नोलॉजी की जो अदर फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनिमल बायोलॉजी हो, वैक्सीन रिसर्च हो या इन्वायरमेंट हो, प्लांट रिसर्च हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यही बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो आप उसको जितना अच्छा यूज़ करें, जैसे स्टैटिक्स यूज़ करते हैं वैसे ही इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स को समझिए। जितना अच्छा आप यूज़ कर पाएंगे उतना ही आपका रिसर्च क्वालिटी इम्प्रूव होगी, रिसर्च आपका फास्ट होगा। तो मैंने इसको कैसे यूज़ किया ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इस ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।